दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हॉरर स्टोरीज चैनल तुम याद रखना में। और मैं कुशल ग्रोवर लेकर हाजिर हूँ फिर से आपके लिए अपना लिखा हुआ एक डरावना किस्सा लेकर। पसीने में लथपथ चित्रा और बिपिन दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। साथ ही जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस भी रहे थे और एक दूसरे को पागलों की तरह चूमे जा रहे थे। बिपिन ने चित्रा को कसकर गले से लगा रखा था। उनकी इस हरकत में एक दूसरे के लिए प्यार और जीत के मिले जुले भाव थे। इस जुर्म में शायद कुछ हिस्सा उनकी जवान उम्र का भी था। तभी अचानक चित्रा की नज़र ट्रेन में बैठे बाकी लोगों पर गई। कहना नहीं होगा कि सब के सब लोग मूर्ति बने आंखें फाड़ फाड़ कर उन दोनों को देखते जा रहे थे। चित्रा ने आसपास देखा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने झट से खुद को बिपिन की पकड़ से आज़ाद किया और थोड़ा अलग हटकर खड़ी हो गई। पर एक पल बाद ही उन दोनों ने शरारती अंदाज में ट्रेन से झांक कर पीछे देखा तो चौधरी के गुंडे कर्ब के स्टेशन पर पीछे छूट चुके थे। ट्रेन के साथ आंख मिलाती बत्तियां तेजी से पीछे भागती जा रही। वो पल ऐसा था कि एक बार बिपिन और चित्रा की आंखें भर आईं और फिर दोनों अपने पीछे छूटे लम्हे को याद कर एक दूसरे के गले लग गए। पर इस बार दोनों के आलिंगन में समर्पण का भाव था। आइए जनाब, मैं आपको फर्स्ट क्लास का केबिन दे देता हूं। वहां जाकर जो चाहे वो करिए। पर इस तरह खुले में टीटी की आवाज ने एक बार फिर दोनों को एक दूसरे से अलग होने पर मजबूर कर दिया था। तभी बिपिन ने टीटी की ओर सख्त निगाहों से देखा तो टीटी सहम सा गया। अरे मालिक बाबू, आप? कपड़े देखकर मुझे लगा तो था कि आपके ही घर से कोई है, पर आप खुद ही होंगे, मैं नहीं जानता था। आइए, आप मेरे साथ आइए। और इसके साथ ही वो उन दोनों को लेकर फर्स्ट क्लास के केबिन की ओर चल पड़ा। बिपिन राजा चौधरी का इकलौता बेटा था। राजा चौधरी कलकत्ता के 24 परगना में रहने वाले रसूखदार आदमियों में से एक था, पर था साला एक नंबर का हरामी। जो अवगुण अमीर साहिबजादों में होते हैं, उनसे कुछ ज्यादा ही रहे होंगे उसमें। इस उम्र में बेटा 20 का हो जाने के बावजूद भी चौधरी का रसिक स्वभाव खत्म नहीं हुआ था। आज भी अपनी बेटी की उम्र की जवान लड़कियों पर वो जानवर बुरी नजर रखता था और मौका मिलने पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने में नहीं चूकता था। बिपिन को अपने बाप की इन हरकतों से इतनी घिन आती थी कि न तो वो चाह कर भी उसे सम्मान दे पाता था और न ही उसके साथ रहना चाहता था। उसकी मां उसके बचपन में ही उसे छोड़कर दूसरे लोग को चली गई थी। कम से कम उसके रिश्तेदारों ने तो उसे ऐसा ही बताया था। पर कहीं उड़ती उड़ती ये खबर भी थी कि मसान ले जाते ही उसकी मां की लाश गायब हो गई थी। कुछ भी हुआ हो, पर बिपिन ने उस दिन से खुद को पूरी तरह अनाथ ही मान लिया था। उसका ज़मीर नहीं मानता था
कि वो राजा चौधरी जैसे आदमी को अपना बाप कह सके। राजा चौधरी के पुरखों की जायदाद और लूट खसोट से भरी तिजोरियां मुंह बाए विपिन का मुंह तकती थीं। पर विपिन था कि एक आंख मुड़कर भी उस दौलत को नहीं देखता था। इसी दौरान एक शाम समुद्र के रंग से मिलती सी नीली साड़ी में लिपटी चित्रा उसे सजे धजे बंगाली बाजार में सामान खरीदती दिखाई दी थी और विपिन को लगा जैसे उसके कई जन्मों की साध पूरी हो गई हो। सांवले सुंदर कृष्ण जैसे त्वचा के रंग के साथ साथ सबसे ज्यादा मोहती थी उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें। जाने क्यों, पर वो दिखने में कोई पुराने जमाने की अप्सरा सी ही लगती थी। खैर, जो भी हो, विपिन तो सर से पैर तक पहली ही नजर में बिक गया था। बस वो शाम थी और आज की शाम। उन दोनों का एक दूसरे के प्रति खिंचाव आज विपिन का घर छुड़वाकर उसे अपने नए हमसफर के साथ इस ट्रेन में खींच लाया था। उस टीटी की मेहरबानी से अब चित्रा और विपिन ट्रेन के एक फर्स्ट क्लास के केबिन में एक दूसरे की बाहों में बैठे एक दूसरे को एकटक देखते जा रहे थे। जवान धड़कनें खुद पर काबू नहीं रख पाईं और विपिन ने अपने होंठ चित्रा के होंठों पर रख दिए। ट्रेन के बाहर काजल सी काली चादर अपने दोनों हाथों में लिए वो रात ट्रेन के साथ ताल मिलाकर दौड़ रही थी। चांद की मध्यम रोशनी में वो दोनों एक साथ लेटे हुए किसी नए दूल्हा दुल्हन से कम नहीं लग रहे थे। भागने की थकान से विपिन अब तक गहरी नींद सो चुका था, पर चित्रा की नीली आंखें खुली हुई अभी भी चांद से बातें कर रही थी। पटरी पर दौड़ते दौड़ते ट्रेन एक सुरंग में घुसी और उस पल को ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ने पलकें मूंद ली हों। पर उस दौरान जो उस फर्स्ट क्लास के केबिन में हो गुजरा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। चित्रा की आंखों का नीला रंग धीरे धीरे लाल हो रहा था, एकदम लहू सा लाल। उस जवान खूबसूरत लड़की की जगह अब वहां एक भयानक जहरीली नागिन रेंग रही थी, एक इच्छाधारी नागिन। ट्रेन के सुरंग से बाहर निकलने के साथ साथ उसके भयानक होठों ने एक दूसरे से फासला बनाया और उसकी लंबी लपलपाती जीभ विपिन के चेहरे पर हरकत करने लगी। उसके भयानक जहर भरे दांत हरकत में आए और विपिन का चेहरा 2 पल में ही नीला पड़ता चला गया। मृत विपिन के मुंह से अब झाग निकल रही थी। सोते सोते ही जहर ने उसकी जिंदगी को गलाकर उस ट्रेन के बाहर फेंक दिया था। कुछ देर पहले अपने जीवन के सुहाने सपने संजोता विपिन उस ट्रेन की बर्थ पर मुर्दा पड़ा था। इसके 5 मिनट बाद ही उस कैबिन का दरवाजा धीरे से खुला और विपिन धीरे से उस दरवाजे से बाहर निकला। सामने से आते टीटी को उसने धीरे से चुप रहने का इशारा किया और ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे के पास आकर भागते अंधेरे को घूरने लगा। इससे पहले कि टीटी वापस लौटे उसने एक झटके से उस चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ये ट्रेन से कूदने वाला और कोई नहीं बल्कि कुछ देर पहले चित्रा का रूप धरकर विपिन के साथ प्यार की अटखेलियां भरती वो इच्छाधारी नागिन ही थी। कहीं दूर जलती चिताओं से निकलते धुएं की परत के बीच एक मसान में एक पगली बूढ़ी एक गर्म चिता में रह रहकर हाथ मारती थी
और कुछ राख निकालती थी। उसके आसपास कुछ जूठे बर्तनों का ढेर लगा था जिसे वो चिता की राख से मांज रही थी। चिता के जलते कोयलों में से एक दो अपनी जीभ पर रखती और बाकी से कुछ बड़बड़ाते हुए बर्तनों पर हाथ घिसती जाती थी। न तो उस बुढ़िया के हाथ जलते थे और न ही किसी के वहां होने या न होने से उसे कोई फर्क पड़ता था। तभी अचानक वहां जाने कहां से कुछ कुत्ते ताजे इंसानी मांस की तलाश में भटक आए तो ऐसे में उस बुढ़िया ने एक अजीब सी हरकत की। उसने हाथ बढ़ा बढ़ा कर उस जलती चिता से ताजे इंसानी मांस के टुकड़े निकालने शुरू कर दिए। उन सारे टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा किया और पास ही बहती नदी के पानी में डुबोकर ठंडा कर उन कुत्तों को डाल दिया। उसे ऐसा करते देख वहां का कोई भी बाशिंदा नहीं हिला, बल्कि जिस घर से वो लाश लाई गई थी उन्होंने जमीन पर लेटकर उस बुढ़िया को प्रणाम किया, क्योंकि वो बुढ़िया कोई आम बुढ़िया नहीं थी। अपनी बरसों की साधना से वो बन चुकी थी एक भैरवी। और वहां के सब लोग जानते थे कि जिसकी लाश का भोग भैरवी ने खुद अपने हाथों से इन कुत्तों को लगा दिया, उसकी आत्मा इस लोक में भटक ही नहीं सकती। वो तो पक्का पार हो ही जाएगी। दूर दूर से लोग उस मसान में उस भैरवी के दर्शन के लिए आया करते थे। अब तक भैरवी उन सारे बर्तनों को राख से अच्छी तरह पोत चुकी थी। उन्हें पानी से धोने के लिए वो नदी के किनारे आ बैठी थी। तभी उसका हाथ पास रखी पतीली को मांजने के लिए गया तो वो एक पल को ठिठक गई, क्योंकि वो पतीली अब खाली नहीं थी। उसमें कुंडली मार कर बैठी थी एक इच्छाधारी नागिन, जो ट्रेन से कूदने के बाद का लंबा सफर तय करके अब भैरवी की शरण में आ चुकी थी। उस नागिन को वहां देखकर भैरवी के भयानक चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। इधर रोज शाम की तरह आज शाम भी राजा चौधरी की महफिल शराब और शबाब से सजी हुई थी। जीवन भर जवानी के सारे रस भोग लेने के बावजूद इस पल भी उसके चेहरे से उसकी वासना और शराब का लालच किसी पिघलती हुई शमा सा रह रहकर टपक रहा था। जिंदगी पल पल उसका साथ छोड़ रही थी, पर वासना पल पल उसके वजूद पर कब्जा करती जा रही थी। अपने इकलौते बेटे की मौत से बेखबर चौधरी शायद उसकी जवानी को भी जी लेना चाहता था। अपनी जेब से एक बड़ा सा नोट निकालकर उसने सामने नाचती तवायफ को पास बुलाया और जोर देकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। किसी भूखे भेड़िए की तरह वो उसे यहां वहां से निचोड़ता रहा, पर बाकी और कई लड़कियों की तरह वो भी मजबूर थी। वासना का ये वीभत्स खेल चौधरी काफी देर तक बड़ी ही बेशर्मी से खेलता रहा। इसमें कितने घंटे गुजर गए वहां मौजूद लोगों को मालूम ही नहीं चला। रात के 12 बज चुके थे। वो तवायफ अब तक उस हवेली से जा चुकी थी। चौधरी अपनी प्यास बुझाकर बेसुध सा अपने बिस्तर पर औंधा पड़ा था। कुछ देर पहले ही उसके नौकर रोज की तरह उसे बुझी हुई महफिल से घसीटकर उसके कमरे में फेंक गए थे। नीचे हॉल में अंधेरा पसर चुका था। हॉल अभी भी मसले, गुलाबों और चमेली के फूलों से अटा पड़ा था। बीते 4-5 घंटों में चले नग्न नाच के बाद भी कोई नौकर वहां घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था, या यूं कहें कि अपनी अक्षमता यानी हेल्पलेसनेस से इतने घिन्नाए हुए थे कि उन मसले फूलों की सेज उन्हें कांटों का जंगल सी प्रतीत हो रही थी। एक अंधेरा जंगल जिसमें जाने कैसे पर रह रहकर फूलों की पंखुड़ियां अचानक यहां वहां हिलने लगी थी, जैसा अमूमन किसी हवा के झोंके के यहां वहां हिलने से होता है। पर ये कोई हवा का झोंका नहीं था। रात के सन्नाटे में एक मूक शोर शुरू हो गया था,
उन फूलों की पंखुड़ियों के धीरे धीरे हिलने से लगा जैसे कि कोई मृत अदृश्य आत्मा हवेली के हॉल में घुस रही हो। देर रात 2 बजे के करीब अचानक राजा चौधरी चिल्लाता हुआ उठकर बैठ गया। सांस लेने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी। नौकर उसकी चीख सुनकर ऊपर भागते हुए आए तो उसने बताया कि उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा उसका गला जोर से दबा रहा था। नौकरों ने मोमबत्ती उसके गले के पास लाकर देखा तो चौधरी की बात झूठ नहीं थी। उसके गले पर किसी की उंगलियों के लाल निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। चौधरी की बड़ी बड़ी आंखें लगभग उसके चेहरे से निकलकर बाहर गिरने को हो रही थी। नौकरों के कई बार बुलाने पर भी वो जवाब नहीं दे पा रहा था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है या कोई बुरा सपना देख रहा है। खैर, उस रात उसे दिलासा देकर किसी तरह सुला दिया गया, पर नौकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये उसकी गर्दन पर छपे उंगलियों के निशान किसके थे। कहीं वो खुद ही तो अपना गला नहीं दबा रहा था। इसी कश्मकश में पूरी रात निकल गई। सुबह कोई 5 बजे के करीब जाकर चौधरी की आंखों के जलते अंगारे शांत हुए तो नौकर भी थोड़ा आराम करने चले गए। दोपहर बाद तक चौधरी की तबीयत कुछ संभल गई थी। ऊपर नौकर ने आकर बताया कि एक औरत एक जवान खूबसूरत लड़की के साथ नीचे उससे मिलने आई है, तो वो झट से बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। आखिर हर शाम वो इसी पल की इंतजार तो किया करता था, पर जब तक वो तैयार होकर नीचे पहुंचा तो उसकी अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी थी। बाहर पुलिस बिपिन की लाश के साथ उसकी हवेली तक पहुंच चुकी थी। वो लड़की और वो औरत दोनों हॉल में एक और बैठी थी। रोज नई नई लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाने वाले चौधरी ने आज तक ऐसी अप्सरा नहीं देखी थी। वो 2 पल वहीं रुककर उसे देखता रहा, पर पुलिस वाले के आवाज देने पर उसका ध्यान कुछ टूटा तो उसे याद आया कि बाहर उसके जवान बेटे की लाश पड़ी है। चौधरी बेमन से जल्दी जल्दी में बाहर आया। सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर वो लाश ले तेजी से अंदर वापस लौट गया। अपने बेटे को इस हाल में देखने के बाद भी उसका मन टस से मस नहीं हुआ था। अपने नौकरों को बिपिन चौधरी का अंतिम संस्कार करने का आदेश देकर वो किसी हिरन की तरह कुलांचे मारता हुआ सीधा उस लड़की और उस औरत के पास जा पहुंचा और अपने जाने माने बेशर्म अंदाज में बोला, दाम बोलो। इस पर वो औरत गुस्से से बोली, किराए का हार नहीं है चौधरी, मंगल सूत्र है ये। कुंवारी कन्या नहीं, साक्षात स्वर्ग की अप्सरा है। तू क्या इसका दाम लगाएगा? इस पर वो थोड़ा ढीला पड़ा और बोला, तो फिर यहां क्यों लाई हो इसको? पर साथ साथ वो उस औरत को बोला कि तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। इस पर वो बोली, हजारों औरतें रौंद डाली हैं तूने चौधरी, हर औरत तुझे जानी पहचानी ही लगती होगी। बात मत बदल, ये लड़की सर का ताज है चौधरी, सर पर बैठने ही आई है। मतलब तू खूब जानता है चौधरी। 1-2 रात का नहीं, जन्म भर का रिश्ता करता हो तो बोल, नहीं तो ऐसा हीरा तुझे बाजार की किसी दुकान में नहीं मिलेगा। शादी? हाँ, शादी करनी होगी तुझे इससे। इस हवेली की नई चौधराइन बनाना होगा। बोल, है तैयार? चौधरी जैसा ठरकी इसके लिए कैसे तैयार ना होता। आंखों के सामने रखा दूध का भरा बर्तन आखिर कैसे अपने हाथ से निकलने देता। इसके चक्कर में तो उसने अपने बेटे की लाश को भी लावारिस की तरह नौकरों के हवाले कर दिया था। शर्म की बात थी। 2 दिन बाद ही चौधरी ने उस लड़की से शादी कर ली। इस शादी में वो लड़की ही नहीं बल्कि वो औरत भी उस हवेली में रहने लगी थी। कुछ हफ्तों में तो चौधरी और नई चौधराइन को कमरे से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं मिली।
किसी जवान ब्याहे नए जोड़े की तरह दोनों की बेशर्मी का राग कमरे के बाहर तक सुनाई देता था, पर धीरे धीरे वो राग मंद पड़ता चला गया। रात में आंख लगते ही चौधरी को ऐसा लगता जैसे कोई उसका गला दबा रहा है, और वो बदहवास सा अचानक उठकर बैठ जाता। पहली एक दो बार तो उस लड़की ने ध्यान दिया, पर इसके बाद वो भी चौधरी पर बुढ़ापे का जोर समझ आंख मूंद पड़ी रहती। आखिर उसे कौन सी मोहब्बत थी चौधरी से? जाने चौधरी के कौन से कर्मों का मवाद फूटा था कि एक रात उसे विपिन अपने कमरे में घूमता दिखाई दिया, और इसके बाद वही विपिन उसे छाती पर बैठा उसका गला दबाता दिखाई दिया। एकदम मौत के दरवाजे पर ले जाकर उसे वापस लौटा लाया करता था विपिन का प्रेत। इसके चलते चलते चौधरी अब बीमार रहने लगा था। उसकी बेउम्र की शादी के बाद अब हवेली में महफिल भी सजा नहीं करती थी। इस हाल में भी एक रात उस लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश में ही था चौधरी कि उसके सामने अचानक विपिन का तैरता प्रेत हवा में प्रकट हुआ। वो रह रहकर चौधरी को गंदी गालियां दे रहा था, जो सिर्फ उस कमीने को ही सुनाई पड़ रही थी। अपने बेटे से गालियां सुन चौधरी का गुरूर फट पड़ा, और उसने भी वापस अपने बेटे की रूह को गालियां देना शुरू कर दिया। देर रात उसके मुंह से गालियां सुन वो लड़की उठ बैठी। उसने चौधरी को रोकने की काफी कोशिश की, पर वो अंधेरे में एक और देख देख कर गालियां देता ही जा रहा था। तभी उसकी गालियां सुन वो औरत जो इस लड़की के साथ घर में रहने आई थी, वो भागी भागी ऊपर चली आई। इत्तेफाक से कमरे का दरवाजा खुला ही था तो वो सीधे अंदर आ गई। उसकी गालियों के डर से कोई भी नौकर ऊपर नहीं आया था। उसके अंदर आते ही चौधरी एकदम शांत हो गया, क्योंकि जिस ओर से उसे गालियां दी जा रही थीं, वो आत्मा भी अब शांत खड़ी थी। विपिन चौधरी की आत्मा उस औरत को देखते ही जोर से बोली, मां, आप यहां? और हैरानी की बात थी कि उस औरत को अपने बेटे की आत्मा की यह आवाज साफ साफ सुनाई पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट निकली और बोली, बेटा, काश मैं तुझे इस जानवर से छुटकारा दिला पाती तो तुझे प्यार के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। ये कहते कहते उसका गुस्सा काफी तेज हो गया था। वो उस लड़की को इशारा करके बोली, चल, जो काम खत्म करने आई है उसे पूरा कर। इतना कहते ही लड़की के मुंह से लंबी दो मुही काली जीभ लपलपाई और चौधरी के गले में उस नागिन ने अपने दो दांत कड़ा दिए। चौधरी की लाश आंखें फाड़े उसकी नरम सेज पर पड़ी छत को ताक रही थी। विपिन आत्मा के रूप में भी दहल गया था। उस नागिन को देखकर वो बोला, कमीनी, तू यहां भी? कमीनी ये नहीं, कमीनी मैं हूं बेटा। इस खानदान के बीज में ही कीड़ा लग गया था तो क्या करती? तू नहीं तो तेरा बेटा इन्हीं कमीनी हरकतों पर उतरता और ना जाने कितनी जवान जिंदगियां निकल जाता। इसीलिए इस बीज का नाश ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि अब मैं सिर्फ तेरी मां या इसकी बीवी नहीं हूं, मैं बन चुकी हूं भैरवी। चल सुकन्या। उसके इतना कहते ही भैरवी और वो इच्छाधारी नागिन सुकन्या वहां से गायब हो चुके थे। कमरे में रह गई थी चौधरी की लाश और विपिन की भटकती आत्मा। अगली सांझ भैरवी एक चिता के पास बैठ अपने बेटे और पति की आत्माओं की शांति के लिए अपनी साधना में लीन रही। देर रात साधना खत्म होने के बाद वो उठी और मसान से कुछ दूर बनी एक कुटिया की ओर चल पड़ी। उसके वहां से हिलते ही सारे के सारे कुत्ते उसके पीछे पीछे बिना कोई आवाज किए अपनी पूंछ हिलाते चल पड़े, जैसे उसे उसकी झोंपड़ी तक छोड़ने जा रहे हों। पीछे बरगद के पेड़ के नीचे बने एक गड्ढे में से एक नागिन ये सारा नजारा देख वापस अपने बिल में घुस गई थी।